हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में एक ऐसे टॉपर जुड़े हैं जो गोपालगंज बिहार से बिलोंग करते हैं एंड ही सिलेक्टेड इन 64 बीपीएससी। इनका चयन बिहार रेवेन्यू सर्विसेज में एज सर्किल ऑफिसर के पद पर हुआ है। बहुत बहुत बधाई मोहित राज जी आपको। थैंक यू सो मच मैम। मोहित जी के बारे में बता दूं तो ही इज होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट। 6 साल लंबी इनकी जर्नी रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी जर्नी अपने एक्सपीरियंसेस से आप सभी को बता पाएंगे कि तैयारी किस प्रकार करनी है और क्या चीज है जो इस तैयारी के दौरान अवॉइड करना है। जी मोहित राज जी, जैसे मैं ऑलरेडी दर्शकों को बता चुकी हूँ कि आप एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, जी सर्विसेज की तरफ कैसे ध्यान आया? मैम, जहां तक सिविल सर्विसेज का ध्यान था, सिविल सर्विसेज शुरू से ही एक ऐसा था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। बट द प्रॉब्लम इज कि छोटे सिटी से बिलोंग करने के नाते जो आपकी सराउंडिंग है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, सपोर्ट तो करती है, बट कहीं ना कहीं जो एक मिथक है उसके पीछे कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें आपके बाल भी सफेद हो सकते हैं और हो सकता है कि आपके सारे अटेम्प्ट्स के बाद आप घर भी वापस आ सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम को देखते हुए द पेरेंट्स वांटेड फॉर टू गो फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स। बट ये चीजें हमेशा से दिमाग में रही कि सिविल सर्विसेज तो करनी है। सो आई टुक दैट प्रॉमिस फ्रॉम माय पेरेंट्स कि आई एम डूइंग दैट होटल मैनेजमेंट, बट आई विल डेफिनेटली गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो उसके पास होटल मैनेजमेंट करने के बाद जब जॉब कर रहा था मैं, सो इन बिटवीन आई वाज कंटिन्यूअसली नजिंग माय पेरेंट्स कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज करना ही है। सो एक साल का जॉब करने के बाद इट वाज वेरी टफ टू डिसाइड ऑन दैट बिकॉज गेटिंग हैंडसम सैलरी एट द एज ऑफ 21-22, इट्स वेरी टफ टू लीव द जॉब। बट एनी हाउ आई ट्राई टू मैनेज विद माई पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स वॉज ऑल्सो वेरी ईगर कि ठीक है, देख लेते हैं, अभी एज भी है तो वी विल टेक दैट चांस। उसके बाद मैंने वो फिर से अपने एम्बिशन की तरफ मुड़ने की कोशिश की एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड आई देन मूव टू द दिल्ली फॉर द प्रिपरेशन इन 2015 में। एकदम बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने कहा कि 21 साल की उम्र में यू वर अर्निंग वेरी गुड। बट चूंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो कहीं ना कहीं डिलेमा होता है कि सिविल सर्विस एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है। आपको कई बार सफलता मिल भी सकती है और पूरी ईमानदारी की तैयारी करने के बाद भी शायद सफलता ना मिले। 6 साल तक किस तरीके से आपने इस पूरे जर्नी में अपनी मोटिवेशन, सभी के सोसाइटल प्रेशर्स और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सस्टेन किया? मैम, बिल्कुल ये जर्नी थोड़ा लंबा रहा। आई मीन स्ट्रगलिंग जर्नी तो सबकी होती है, कुछ यूनिक नहीं है, बट इट्स अराउंड 6 इयर्स। सो इस बीच में कई तरह की फेलियर्स देखे मैंने। यूपीएससी का भी मैंने 3 अटेम्प्ट दिया जिसमें 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक बार मेंस आई डिडंट क्वालिफाई बाय फ्यू मार्क्स। इस बीच में अगर आप देखें प्रैक्टिकली, अगर मैं बताऊं तो इस बीच में जो भी सिविल सर्वेंट्स, जो भी सिविल एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं और भी जगह अप्लाई करते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया या फिर कई सारे और पोस्ट। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो अराउंड 25 to 30 एग्जाम्स इन लास्ट 5 to 6 years I appeared, and in 95% of those examinations I was failed in prelims only. So it was very tough to manage. Each time I was calling at my home and then I was telling no, इस बार भी नहीं हुआ, and my parents were very used to listen this no 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 and no. बट मैम, जो सबसे बड़ा सपोर्ट इसमें रहा आपका पेरेंटल सपोर्ट। जो पेरेंट सपोर्ट है आपका, इट डजंट मैटर कि आसपास के लोग क्या बोलते हैं, आपकी सराउंडिंग कैसी है, बट अगर आपके माता पिता का सपोर्ट है प्लस यू हैव दैट जील कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, वन और अनदर डे आई विल डेफिनेटली गेट दैट। सो आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो अगर मैं दो चीजों को अगर मैं इसमें अंडरस्कोर करूं तो फर्स्ट थिंग इज द पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द सेकंड थिंग इज द सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स फ्रॉम बिहाइंड। सो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, दिस ऑल थिंग्स आप उस दौरान सीखते ही हैं, बट द पेशेंस एंड द पेरेंट सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मोहित, जैसे आपने बताया कि अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है और पेशेंस है तो वो ऑलरेडी एक विन विन सिचुएशन है। लेकिन चूंकि 6 साल लंबी जर्नी रही है, प्रीलिम्स दिया है आपने, यूपीएससी की तैयारी की है, प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, बुकलेट सेम, सोर्सेस सेम, फिर क्या ऐसा अलग सा पॉइंट होता है, वन हु मेक्स टू द लिस्ट एंड वन हु डू नॉट मेक्स टू द लिस्ट? तो मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार देयर इज अ थॉट गोइंग अमंग अस कि अगर आप सिविल सर्विसेज, आई मीन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सो स्टेट सिविल सर्विसेज आर वेरी इजी।
Sometime it is also told कि यूपीएससी जो है मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस है. दिस इज राइट. आई मीन स्ट्रेटजी कुछ हद तक हम कंपेयर कर सकते हैं, बट जब तक एक डेडिकेटेड अप्रोच नहीं होगा टुवर्ड्स एनी, आई मीन टुवर्ड्स एनी फील्ड, आइदर इट इज एसएससी, आइदर इट इज बीपीएससी और एनी स्टेट कमीशन, जब तक एक डेडिकेटेड अप्रोच नहीं अपनाएंगे, एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, यू कैन नॉट गेट इनटू दिस. बिकॉज यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि अगर आप यूपीएससी का कर रहे हो तो स्टेट तो निकल ही जाएगा. सो दैट इज नॉट अ ट्रूथ, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड ऑन सम फ्रंट्स. कुछ चीजों का पैरेलल है, कुछ चीजें आप समझ सकते हैं, बट दैट इज द थिंग दैट नीड टू बी वेरी श्योर दैट यू नीड टू बी डेडिकेटेड फॉर एनी स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस. दूसरा चीज जो मैं कहूंगा, द प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड स्ट्रेटजी. कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, प्रीलिम्स को लेके हम काफी वरीड होते हैं, तो वी समहाउ साइडलाइंस मेंस कि अभी प्रीलिम्स का ही पढ़ते हैं, पहले ये वाला स्टेप निकल जाएगा तब तो अगला स्टेप जाएगा. So we started focusing on prelims and then we come down in the mains. So this is the second thing that मैंने सीखा, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में मेरे साथ ऐसा हुआ, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसा हुआ कि मैं पिछले 4-5 महीनों से प्रीलिम्स के डर को लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, प्रीलिम्स को लेके ही, जिसके चलते मेंस वाली प्रॉब्लम हुई और नेक्स्ट मेंस में आई गॉट फेल्ड. सो ये चीजें थोड़ी माइन्यूट लेवल की हैं, बट इसको समझना बहुत ही जरूरी है. थर्ड, I would say specifically स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके इन बिहार द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो स्पेशली डिकोडेड फॉर्म में सिलेबस में दी हुई हैं that need to be learned very well. So these three things, and the another thing I want to add it, that answer writing. Actually 63rd में I got failed because I could not focus more on answer writing. So 63rd मेंस में 11-12 मार्क्स के करीब मैं फेल कर गया. एंड दिस एग्जामिनेशन इज सच कि अगर आप एक भी पॉइंट पे इफ समहाउ यू मिस हैंडल योर प्रिपरेशन, यू विल बी थ्रोन आउट. सो ये 3-4 चीजें हैं जो डेफिनेटली कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी चाहिए. बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जो पॉइंट्स बताए कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो स्टेट सर्विसेज को लगता है उनको निकल ही जाएगा, लेकिन आप इस धारणा से निकलें, डेडिकेटेडली तैयारी करें. और आपने एक डेडिकेटेड अप्रोच की बात की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. हाँ मैम, डेडिकेटेड अप्रोच इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. आई मीन sometimes there is I mean this is not a pen paper test. ये केवल पेन पेपर टेस्ट नहीं है, इसमें आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, mentally, everything, I mean in all context you will be tested. So डेडिकेटेड अप्रोच में कहूँ तो केवल पढ़ाई को लेके नहीं बोलूंगा. व्हेन यू गो टू दिल्ली या पटना या कहीं भी अपने घर से आप जब अलग जगह पे जाते हैं, सो यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ वेरी वेल. समटाइम्स द फूडिंग इज शुड बी लाइक दैट. आपका फूडिंग भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दिन भी बीमार पड़ते हैं तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कंसिस्टेंसी इन दिस डेडिकेटेड अप्रोच इज द की. ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आप पूरे रात पढ़ें और अगले 2 दिन आप आराम करें या फिर खेलें या फिर आप मस्ती करें. दिस अप्रोच शुड नॉट बी एंटरटेनेबल. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन कम्स टू द योर स्टडी. दैट इज ऑलवेज अ की. What are the specific do's and don'ts when we talk about BPSC? मैम अगर बीपीएससी की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर 2 चीजों को, अगर आप स्टार्टिंग से बीपीएससी स्टार्ट करने वाले हैं, इफ यू आर अ न्यू कमर, 2 चीजें आपको सबसे पहले बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए. सबसे पहले पीवाईक्यूज. यू आर वेरी न्यू, आप बिल्कुल नए हैं, आपको पता नहीं है बीपीएससी क्या है, कैसे चीजें लेता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, पिछले पूछे गए प्रश्न, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं प्रीलिम्स की बात करूं या फिर मेंस की बात करूं. कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वी स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि वो एक अंदर झील होता है कि मुझे जल्दी से तैयारी करनी है प्रीलिम्स के लिए. सो एक ये चीज है. दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, अगेन आई विल टेल सिलेबस, क्योंकि कंपेयरिंग द यूपीएससी सिलेबस एंड बीपीएससी सिलेबस, इन बीपीएससी GS1 एंड GS2 ओनली 2 पेपर्स आर देयर, केवल 2 पेपर होते हैं उसमें. तो उसमें कुछ चीजें बिल्कुल डिकोडेड फॉर्म में लिखी हुई हैं, जैसे मौर्य आर्ट हो गया या फिर पटना कलम पेंटिंग्स हो गया. इन चीजों से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. अगर इसको आप डॉन्ट में देखें तो कई बार ऐसा होता है कि जो स्पेक्ट्रम की बुक होती है वो यूपीएससी एंड बीपीएससी बोथ में कॉमन होती है. सो हम यूपीएससी वाले पैटर्न पे ही इस बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं और पूरी बुक खत्म कर देते हैं और क्वेश्चन नहीं आता कई बार. तो हमें स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है बीपीएससी में, क्योंकि सिलेबस पूरी तरह से कोडेड है. हाँ, तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा कि मैम यूपीएससी में आंसर राइटिंग का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, बीपीएससी में आंसर राइटिंग का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है. यूपीएससी में
क्वालिटी मैटर्स अ लॉट विथ लेस क्वांटिटी, क्योंकि वहां सब कुछ नंबर्ड है, आपको 125 से 150 वर्ड में ही जवाब देना है. लेकिन कमिंग टू द बीपीएससी, मार्किंग इज ह्यूज. 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इन मेंस, एंड यू हैव टू राइट 450 to 500 वर्ड्स. सो हियर क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बोथ मैटर्स. कई बार अगर डोंट में अगर मैं एक और चीज देखूं तो कई बार बच्चों का ये कहना होता है कि वो कहीं से सुन लेते हैं कि इसमें तो बस केवल पेज भरना होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि ये एक मिथक है. अगर इट्स नॉट यूनिवर्सिटी और एनी काइंड ऑफ पेपर, क्वालिटी क्वांटिटी के साथ अगर क्वांटिटी नहीं होगी, सो यू विल नॉट बी एंटर्ड इनटू द सर्विसेज. सो ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी. कमिंग टू प्रीलिम्स में डूज एंड डोंट्स में अगर देखें तो 3 सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए इन प्रीलिम्स, दैट इज साइंस एंड टेक, जिसमें से 25-30 क्वेश्चंस आते हैं. दूसरा आपका हिस्ट्री हो गया, एंड थर्ड इज द करंट अफेयर्स विथ बिहार. इन 3 चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. एक क्रूशियल पॉइंट जो काफी यूनिक है बीपीएससी के प्रीलिम्स को लेके, वो है ऑप्शन ई का होना. जनरली हम किसी भी सर्विस कमीशन में या फिर यूपीएससी में हम ये ऑप्शन नहीं देखते, बट बीपीएससी में ऑप्शन ई का होना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार. मैं खुद एक बार इसको भुगत चुका हूं, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट जो ई है इट इज वेरी डेंजरस अगर हम इसको ध्यान से स्टडी करके इसको आगे नहीं बढ़े तो. एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं जिससे चीजें बहुत क्लियर होंगी. 63rd बीपीएससी का ही वाकया था. देयर वाज अ क्वेश्चन कि इसमें से कौन कौन से बिहार में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और उसी साल कुछ महीनों पहले ही नालंदा महाविहार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था. बट आई वाज अवेयर, बट उस समय उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि जो एक महाबोधि टेम्पल है इट्स वेरी ओल्ड, सो एवरीबॉडी नोज दैट. सो ये दोनों ऑप्शंस में थे, एंड देन एंड देयर वाज नो 2 ऑप्शंस वर देयर. टोटल 5 ऑप्शंस, 2 पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे, एंड द 5th ऑप्शन इज द ई. देन एक्चुअली प्रीलिम्स में सॉल्व करते समय टाइम कम होता है, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी में 100 ही होते हैं, तो हम थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं. तो मैंने ऊपर से देखा कि यस महाबोधि टेम्पल इज देयर, एंड आई स्ट्रेट अवे मार्क द महाबोधि टेम्पल, एंड एट द ऑप्शन 4 इट वाज द नालंदा महाविहार 2. सो ऑप्शन ई होना चाहिए. मैंने ए मार्क निकल गया, एंड देन आई गॉट अ 0 ऑन दिस. सो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में कि ई को बहुत अच्छे से ध्यान रख के सॉल्व किया जाए. So these are the few things that need to be taken care of. 63rd बीपीएससी में आप मेंस नहीं क्लियर कर पाए थे, और 64th बीपीएससी में you have got all through all the levels. जी. क्या की पॉइंट्स, अगर आपसे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे जाएं तो वो क्या 3 होंगे? मैम 63rd और 64th में कुछ चीजों को मैंने खुद एनालाइज किया था कि आखिर गलती हुई कहाँ थी. जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज, क्योंकि मेंस में ही मैं बाहर हो गया था, सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो मैं देखा, एक तो बीपीएससी में अगर आप मेंस में जीएस 1 में देखें तो जैसे प्रीलिम्स में बीपीएससी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बाकी स्टेट कमीशन से, वैसे मेंस में भी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको, जो बिहार को बिल्कुल अलग कर देता है बाकी स्टेट्स एंड सेंटर से, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो कि एक काइंड ऑफ मैथ रीजनिंग टाइप्स होता है. अगर आप 12th तक भी अच्छा किए हैं तो आप उसको इजिली हैंडल कर सकते हैं, बट देयर आर टू मच उसके पीछे इतना एक एयर होए कि ये बहुत टफ होता है एंड ऑल. बट द मैनेजिंग ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 4, एंड हियर आई लैक्ड ऑन द फर्स्ट पॉइंट. एक्चुअली हुआ यूं कुछ मैम की 4 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको किन्हीं 2 को चूज करना होता है. अगर इफ यू आर नॉट चूजिंग द राइट क्वेश्चन ऑन दैट टाइम, तो आपको पता चलता है कि 25 मिनट बाद आपने गलत क्वेश्चन चूज किया, जिसके ग्राफ आप नहीं मैनेज कर सकते थे, या जिसकी जो कैलकुलेशन थी वो काफी कन्वर्जन था, और उसके बाद योर ऑल 25 मिनट गॉट वेस्टेड, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, 2 क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं टू मेक यू ट्रैप. सो यहाँ मैंने गलती की, और इसमें प्लस पॉइंट ये था कि अगर आप इसको सही से कर लेते, सो ये पूरी तरह से मार्क फेचिंग होता है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट एक काइंड ऑफ मैथमेटिक्स है, 72 मार्क्स का होता है, यू कैन गेट 72 मार्क्स आउट ऑफ दैट. तो यहाँ मैंने एक गलती की, जिसके चलते मुझे थोड़े मार्क्स कम रह गए जीएस 1 में. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा, दैट इज ऑप्शनल. मेरा ऑप्शनल लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें मैंने एक छोटी सी गलती ये की
कि मैम मैंने बिहार रिलेटेड जो कंटेंट था उसको अच्छे से तैयार नहीं किया था, क्योंकि वो एक माइंडसेट होता है यूपीएससी वाला, और उसी पे मैं बिल्डअप कर रहा था। बट इन बिहार देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ बिहार एज वेल, बिहार स्पेसिफिक एज वेल। और अगर लोक प्रशासन में देखें तो क्वेश्चन तो आता ही है कि रोल ऑफ कलेक्टर इन बिहार क्या होगा। सो मैंने उसको थोड़ा ढंग से प्रिपेयर नहीं किया था, एंड देन आई स्टार्टेड बीटिंग अराउंड बुशेस। तो उससे काम नहीं होता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वांटिटी। सो यहाँ ये दूसरी मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत ही अच्छे से आपने इलैबोरेट किया व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, और जो आपके पहले अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस आपने महसूस किया, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये इंट्रोस्पेक्ट कर लेते तो एग्जामिनेशन थोड़ा आसान हो जाता है पहले के जी। मुकाबले। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? क्योंकि आपने जो मैसेज ईमेल लिखा था वो हमें, वो बहुत ही हार्टफेल्ट था हमारे लिए। मैम, कमिंग फ्रॉम बिहार वेर इज ऑलरेडी पॉजिटिव होता है मटेरियल्स की, स्पेशली अगर आप यूपीएससी में रिलेटेड मटेरियल्स को आप देखें तो ये हर जगह इट इज अवेलेबल इन मार्केट, एवरीबॉडी इज स्प्रेडिंग दैट मटेरियल। बट अगर आप बिहार रिलेटेड देखें, बट उसमें भी क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर्स, आई मीन इट इज मैटर्स एवरीवेयर। सो बिहार में मैम जो बिहार रिलेटेड स्टफ होता है वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि किताबों की भी ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक पैटर्न देखें तो पिछले 4-5 साल से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैज कम ऑन ट्रैक। उसके पहले नोबडी वाज फिलिंग द फॉर्म बिकॉज 5 साल से 6 साल में इट वाज क्लियरिंग द रिक्रूटमेंट। सो इसको लेके काफी दिक्कतें हुई बिहार रिलेटेड स्टफ को लेकर, आइदर इट्स करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, या फिर हैंडलिंग द मेंस रिलेटेड करंट अफेयर, काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। देन आई वाज ट्राइंग टू द नेट, आई मीन मैं कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा हूँ स्टडी आईक्यू का। अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो सबसे पहले वहां चेक करता हूँ, अगर वहां नहीं हो इन केस देन आई मूव टू समवेयर एल्स। तो आई वाज चेकिंग थ्रू दिस, देन आई गॉट कि बिहार रिलेटेड करंट अफेयर जो गौरव गर्ग सर भी उस समय लेके आते थे, तो 3 मंथ्स का कंपाइलेशन एंड देन 6 मंथ का कंपाइलेशन, एंड आफ्टर दैट एग्जाम के पहले आपको पूरा एक 12 महीने का भी कंपाइलेशन मिल जाता है वीडियो में। सो इट इज वेरी लूसिड एंड इट इज कम्प्रीहेंडेबल। तो उसके फिर मैंने नोट्स बनाया करता था कि उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताया है बिहार के, मंथ वाइज ही वाज एक्सप्लेनिंग वेरी वेल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सर जब एक्सप्लेन करते हैं तो ही एड्स लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। तो वो केवल एक सिंगल लाइनर करंट अफेयर्स नहीं होता, उसके साथ मल्टी लाइनर्स करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक भी आ जाता है। सो दैट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स। कमिंग टू द मेंस, मेंस में जो डिस्कशन होता है, आई एम रियली सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम हु वाज डिस्कसिंग दैट। सो जो डिस्कशंस होते हैं डेली रिलेटेड, जो टॉपिक्स डिस्कशन होते थे 9 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स में जो टॉपिक हैंडल्स होते थे, वो पूरा करीब 200 से 2500 250 का लिस्ट मिला मुझे, एंड इट वाज वेरी वेरी हैंडफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वाज यूज्ड टू स्टडी एवरी डे 4-5 टॉपिक्स, फाइंडिंग आउट द इंपॉर्टेंट की टर्म्स फैक्ट्स कि कहाँ क्या है कैसे है, एंड देन आई वाज मेकिंग नोट्स। सो ये दो एरियाज में आई वाज रियली हेल्प्ड बाय द स्टडी आईक्यू। वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी इस जर्नी का हिस्सा बन पाए। मोहित, कुछ फाइनल टिप्स एंड सजेशंस आप सभी को देना चाहेंगे जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें और भी अन्य स्टेट सर्विसेज की? मैम, जनरली स्ट्रेटेजी तो सबको ही बताता है, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई नहीं बताता, क्योंकि फिर देन यू विल फाइंड कि टॉप कैसे कर गया या फिर कैसे निकल गया। क्योंकि मैं भी सोचता था कि क्या उनका हो गया तो क्या मेरा भी होगा। जनरली दिस इज द कॉमन क्वेश्चन बाय एवरीवन कि क्या मेरा भी होगा। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस दिस डेज एज वेल। सो आई थिंक एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या मैं गांव से रह के पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा या मुझे पटना जाना ही पड़ेगा, शुड आई पे द हेफ्टी नंबर ऑफ अमाउंट टू द। सो मैं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं, आप गांव में एक रूम में बैठ के भी आराम से कर सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और फॉर दैट मैटर यूपीएससी। लाइक आपका चैनल के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसको अवेल करके भी हम घर बैठे कंसंट्रेटेड स्टडी कर सकते हैं। सो नो टू एग्जैक्ट दिल्ली एंड पटना एंड मुंबई, आप घर पे बैठ के आराम से एकाग्रचित होकर भी एक अधिकारी बन सकते हैं। सो दैट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड टू से। सेकेंड थिंग, मैं कहूंगा कि डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप मैदान में होते हैं तो पटखनियां तो खानी पड़ेगी आपको, और अगर उस पटखनियों खाने के बाद अगर आप उस रस्सी से बाहर चले गए तो देन इट्स ओवर, आप बाहर हो गए, आप फिर कुछ नहीं कर, आप फिर जाएं जो आपको मिलेगा वही लें, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपको जो मिल रहा है वो लें फिर।
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25 से 30 एग्जाम्स में फेल्ड होना इज रियली टफ, और बहुत मुश्किल से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता था, क्योंकि मैम ऐसा होता है कि फिर देयर इज नोबडी एल्स टू मोटिवेट यू। आसपास भी आपको निराशा ही दिखती है। सो इट्स योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स। ये 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो 3 पिलर्स ऑफ स्ट्रेटजी होते हैं। कुछ भी आप अकेले नहीं कर सकते। यू आर नॉट इन हिमालयाज कि आप वहां बुक लेके बैठ के पढ़ रहे हैं। आसपास की चीजें आपको हर्ट करती हैं, आपको इंटरफेयर होना पड़ता है। तो इन सब चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बिहार बीपीएससी को लेकर पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी में अगर आप थोड़ा कम पढ़ते हैं, टॉपिक्स ज्यादा पढ़ते हैं, तो चांसेस हैं। बट बिहार में आप थोड़े कम टॉपिक पढ़े, बट इन डेप्थ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 400 to 500 मार्क्स से क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं, यू आर टोटली आउट ऑफ द गेम। सो पेशेंस एंड हार्ड वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटल सपोर्ट आई हैव ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना उनके पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे को 6 साल लगे, बार बार मैं घर पे I was used to call, then parents were telling कि कोई बात नहीं, तैयारी करो, लगे हो तो निकल ही जाओगे, मेहनत बेकार नहीं जाती। So these are the golden words that you very privileged, I am very privileged to listen. So ये कुछ important चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, this is not a pen paper test. ये पेन पेपर टेस्ट नहीं है, वो आपका ग्रेजुएशन एंड इंटरमीडिएट में हो चुका है, और ना ही कोई टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर इसके अंदर क्वालिफाई करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मन में ऐसा रखते हैं कि तो आईआईटी टॉपर है, ये एम्स टॉपर है, ये नीट टॉपर है, या फिर यूनिवर्सिटी टॉपर है, इसका ही हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। बट ऐसा नहीं था। आई वाज वेरी वेरी एवरेज। ऐसा था कि मैं अगर 100 में से 35 नंबर मिल रहे हैं, 30 पे पास आउट था, आई वाज वेरी हैप्पी कि अरे 35 तो आए, 30 से ज्यादा तो आए। सो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, जो आप ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान करते हैं, अगर एक गोल माइंड में सेट है तो। सो ऐसा कुछ भी, ये सब गलत बातें हैं कि आप टॉपर सी केवल क्वालिफाई करते हैं। सो बिल्कुल डेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए, एम्बिशन को ध्यान में रखते हुए हमें जुड़ जाना चाहिए प्रयास के साथ। और लास्ट चीज जो मैं कहूंगा वो ये होगा मैम कि ओनली ड्रीमिंग इज नॉट एनफ। अगर आप केवल सपना देखते हैं कि मुझे अधिकारी बनना है, या यूपीएससी क्लियर करना है, या स्टेट क्लियर करना है, दिस इज एग्जैक्टली नॉट एनफ। क्योंकि इस ड्रीम के साथ अराउंड 3 लाख से 4 लाख 10 लाख लोग अराउंड डेली ईच ईयर आते हैं, और होता कुछ हैंडफुल लोगों का है, और फॉर दैट मैटर आप घर पे प्रिपरेशन करते हैं। सो ड्रीमिंग इज नॉट एनफ, यू हैव टू मेटेरियलाइज इट वेल। अगर आपको, तो उसके हिसाब से आपको एक एक दिन गुजारने पड़ेंगे। सो आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आई एक्सपीरियंस्ड, और मैंने आपको शेयर किया मैम। ड्रीमिंग इज नॉट इनफ, चैनलाइजिंग इज इम्पोर्टेंट। हम बहुत बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन जब तक पूरा करने का डेडिकेशन नहीं है, उन सपनों का कोई फायदा नहीं। इसलिए आज से ही लग जाएं, जितना पढ़ते हैं और पढ़ें, और अपने सपने को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड द होल टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली वंडरफुल।